वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स और कैम्ब्रिज में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले वालिदैन जो है, जब बच्चे कैम्ब्रिज में आते हैं यानी 9, 10, 11 के ग्रेड्स में आते हैं तो उस वक्त उनको एक रकम देनी पड़ती है ब्रिटिश काउंसिल को अपने बच्चों का पेपर दिलवाने के लिए। वो रकम कम व बेश आजकल जो दी गई है मेरे ख्याल में 22-23 हज़ार रुपये है एक पेपर की। यानी मैथ्स का पेपर है तो वो एक पेपर है, उर्दू का पेपर है तो एक, इंग्लिश का है तो एक। तो अगर 8 पेपर आपने देने हैं तो आप उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास रफली इसके बारे में कहा गया। तो ये एक बच्चे की फ़ीस अगर 8 पेपर दे रहा है, अगर 6 दे रहा है उस हिसाब से, और इसका एक पूरा इसकी मैथ्स की गई है और ये बताया गया है कि इस साल 42 बिलियन रुपये जो है वो पाकिस्तान यूके को देगा और वो इसी मद में है। जाहिर है ये फ़ी पाउंड्स में होती है, उसको कैलकुलेशन होती है तो पाकिस्तान रुपी में आपको ये सब पता चलता है। तो ये सिर्फ ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं और उनकी भी तादाद अगर आप देखें तो उस तरह से नहीं है जैसे बाकी बच्चा हमारे पास 9th मैट्रिक या फेडरल बोर्ड या इस तरह जितना हमारे लोकल बोर्ड्स में आ रहा होता है। ओ लेवल्स के बच्चे, ये सिर्फ ओ लेवल्स की बात है, अभी ए लेवल्स का भी जिक्र नहीं है, सिर्फ ओ लेवल्स के बच्चे जो हैं 42 बिलियन उनके माँ बाप को पे करने पड़ते हैं या करने पड़ रहे हैं इस साल। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और ये वजह क्या है, क्यों हम अपने बच्चों को कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें लगता है कि कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वरना तो 22-23 हज़ार एक पेपर की फ़ीस देना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। क्या आपकी सैलरी है, क्या आपकी इनकम है और किस तरह से आप अपना पेट काट के या अपनी किस तरह से दूसरी ज़रूरियात को एक साइड पे लगा के ये पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्योंकि लोकली हमारे पास उसका कंपटीशन मौजूद नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास चेयरमैन HEC मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर मुख्तार, मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात क्लियर करने की कोशिश की है कि हमें क्यों इतने पैसे देने पड़ते हैं। आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नुसरत। आपने वन साइड ऑफ द पिक्चर बताई है, बिल्कुल सही। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द फिगर बेसिकली, क्योंकि कुछ मेरे पास फैक्ट्स नहीं है तो मैं शायद वो एग्री या जी। तो लेकिन बिल्कुल सही है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं। और क्या क्या वजह है, और आपने बिल्कुल सही उठाया। एक वजह तो ये है कि हमने स्पेस दी उनको, बाहर के इदारों को, और कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छे अगर इदारे को बाहर से चीज मिलती है तो हमें लेनी भी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जैसे जैसे हमने अपनी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को पे फोकस कम किया, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हम इस पे तो झगड़े होते हैं कि ये फलाने का काम है, ये फलाने का काम है, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी गवर्नेंस और उसकी जो टीचर है उसकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग शायद हमने उतना फोकस नहीं किया। और सिर्फ ये क्वालिटी की वजह नहीं है, इट इज नॉट फॉर क्वालिटी बेसिकली। लेट मी अश्योर यू कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे अच्छे स्कूल यही, और बाय द वे जो ओ लेवल ए लेवल के टीचर यहाँ कम ही है, सिर्फ करिकुलम वहां से आता है और वो एग्जाम लेते हैं जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कैम्ब्रिज का जो स्कूल सिस्टम है ओ लेवल ए लेवल का, वो पूरी दुनिया में एग्जाम लेते हैं। और हमने देखे हम के व्हाट ए कंट्री के हम इस पे झगड़े होते हैं कि हमारा सफाई मसला है, ये फेडरेशन का मसला है, या हम अपना बोर्ड अलग बनाएंगे, और ढेर सारे बोर्ड बना दिए हमने, और आपस में कोई असेसमेंट की वो जो इक्वेट करना है वो आउटकम बेसिस पे, उस पे अभी तक बहुत से मसाइल हैं। जो सबसे मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ी वजह है कि बच्चे बच्चियां हमारे या पेरेंट्स मजबूर हैं कि अपने बच्चों को उस में डालें, क्योंकि दैट इज द इजी वे ऑफ अब्रॉड। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है, एक चेन है ना, बिजनेस मॉडल है बेसिकली। बड़े लोग स्मार्ट है बाहर के, वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ओ लेवल ए लेवल से अच्छे ग्रेड लेवल कनेक्शन मिलती है, एडमिशन मिलता है, यू हैव डॉक्टर मुख्तार, मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं इसमें ज़रूर, ये बात है अपनी जगह, लोग इसको सोचते हैं कि ए लेवल्स करने के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं और अक्सर बच्चे बाहर जाते भी हैं, लेकिन क्वालिटी का गैप वाकई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज आप लोकल बोर्ड का बच्चा उठा के देख लें, उसमें जो रट्टाफाई करने का सिस्टम है,
जो पेपर्स 5 ईयर में से आएंगे और ये रट्टाफाई आपने करना है, उसके बाद आपने इतनी डिटेल लिखनी है, आपने सप्लीज भरनी है, आपने पेजेस भरने हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैम्ब्रिज में नहीं है। वहाँ आपके लिए थॉट प्रोसेस को प्रोवोक किया जाता है, वहाँ आपके लिए रीडिंग को प्रोवोक किया जाता है, वहाँ आपको ऐसा करने पे मजबूर किया जाता है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस बहुत छोटे लेवल से करने लगें। ये हमारे यहाँ डिफरेंस है। फिर आपने जैसे फरमाया कि हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं, तो टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन वो टीचर्स जो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं वही टीचर या उस तरह के जो और टीचर हैं वो बाकी जगहों पे नहीं पढ़ा रहे। उस टीचर की पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कैम्ब्रिज को पढ़ा रहा है उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। वो एक ट्यूशन ही लेता है तो 30-35 हज़ार की ट्यूशन लेता है। हमारे पास जो नॉर्मल टीचर है उसके लिए तो इतनी सारी मराहत है नहीं। नहीं, इसमें तो कोई डिनाई नहीं करेगा जी। ये बिल्कुल जो हमारा फॉल्टी सिस्टम है कि हम मेमोरी पे और रटे पे जो ज्यादा फोकस करते हैं, वो नेचुरली दैट इज नीड नॉट द सॉल्यूशन। और हम अभी तक भी नहीं समझ रहे, जबकि दुनिया कहीं से कहीं जा रही है और आगे तो टोटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिस्टम, जहां पे टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होगी और शायद ये फिजिकल तो इंटरेक्शन का इतना जरूरत भी ना पड़े। लेकिन बस वो एक माइंडसेट बन चुका है, हमारी राजधानियां बन चुकी हैं, हमें बस लग गया है, जो एक टीचर भी आ गया तो वो समझता है कि किसी और को आने नहीं देना, और एक छोटा सा डिपार्टमेंट बन गया है तो हम डिपार्टमेंट नहीं, हम इंडिविजुअल को सेट कर रहे होते हैं। ये बदकिस्मती तो है साथ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं है कि लोग उस लिए वहां भेज रहे हैं बच्चों को कि वहां आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिलीव मी, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ बज़वर्ड है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल जो अगर आप डेप्थ पे जाके देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फॉरेन सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें आपको बचपन से ही ये थिंकिंग प्रोसेस सिखाया जाता है, क्यूरियोसिटी सिखाई जाती है, एक ख्वाहिश डाली जाती है बच्चों पे कि आप तहकीक करें, आप सोचें क्यों ऐसे हो रहा है। हमारे यहाँ तो इतना होता है कि टीचर कहता है मैंने ये वर्ड लिखा, आपको बोले थे, आपने ये दूसरे वर्ड क्यों लिखे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप क्या समझते हैं हमारे स्कूल लेवल पर और हमारे इस लेवल पर, जब हम 9-10 के ग्रेड्स में आते हैं, तो हमारे पास क्या इसके लिए कुछ एवोल्यूशन हो रहा है, कोई सोच विचार हो रहा है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कोई इसके हवाले से अपग्रेडेशन, कोई हल निकालने की बातें होती हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा। मुख्तलिफ लेवल पे आप देखेंगे, स्पेशली हमारे पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी के अंदर भी हमारे बहुत से स्कूल सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ मॉडल लाए गए, प्रोसेस हुए। इवन बलोचिस्तान इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क देयर। लेकिन वो आपने जैसे फरमाया ना कि ये ए लेवल ओ लेवल इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोस टोटल बिग ह्यूज नंबर ऑफ द स्टूडेंट के हमारी इश्यूज क्या है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है और जो बेसिकली नंबर्स हैं हमारे पास, वो इतने ज्यादा हैं कि मेरा ख्याल है खाली गवर्नमेंट इसको एड्रेस नहीं कर सकती। और जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो कहता है कि ये तो अट्रैक्शन वाली साइड दूसरी है, ओ लेवल ए लेवल, यहाँ लोग भी ज्यादा आएंगे, फीसें भी ज्यादा आती है। आपने 25,000 शायद एग्जामिनेशन फीस बताई, जो मंथली फी है ओ लेवल की वो 30,000 प्लस है और ए लेवल की 40,000 के करीब है। और ये गरीब शायद भूखा भी रहता है, वो अपनी फीस देना चाहता है इधर, क्योंकि बाकी हमारा जो पब्लिक सेक्टर का स्कूल सिस्टम है या कॉलेज सिस्टम है, उसको हम येलो स्कूल सिस्टम कहते तशबीह लोग देते हैं कि वो या इतना थोड़ा सा पोल्यूटेड हो गया, खराब हो गया। लेकिन सेम टाइम आई विल से कि नहीं, पीपल एट दैट लेवल स्कूलिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सीरियस एफर्ट कर भी ले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइज इतना बड़ा है और जो गवर्नमेंट का हमारे इस माशरे के अंदर, वहां आप तो बाहर 40,000 रुपया महीने की फीस देंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर स्कूल के अंदर 4,000 फीस नहीं देंगे, कहेंगे जी फ्री करें, क्योंकि 25A है, 16 साल तक फ्री एजुकेशन होगी। वहां तो 30-40 ये सही आप कहा लाख रुपया एग्जामिनेशन फीस देंगे, यहाँ 10,000 रुपया गवर्नमेंट के सेक्टर में कोई देने को तैयार नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, आपको क्या लगता है कि अगर हमारे लोग, यानी हमारी वो सियासी जमातें जो इस हवाले से काफ़ी बातें करती हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ जो इस हवाले से रेलेवेंट हैं, अगर उनके अपने बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दें गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बेहतर हो जाएगी? आज से 15 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक चांसलर गवर्नर ऑफिस में एक एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस सेमिनार हुआ और मुझे भी बुलाया गया। उस वक्त आई वाज मेंबर ऑपरेशन प्लानिंग इन HEC एट दैट टाइम।
तो वहाँ पे यही सी पे डिस्कशन हो रहा था कि हम अपनी एजुकेशन क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो आई वेरी हम्बली सजेस्टेड के गवर्नर साहब, अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर हो, तो आज से बाइंडिंग करते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, भले वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भले वो हमारी जुडिशरी से हैं, भले वो सियासतदानों के बच्चे हैं, भले जो पार्लियामेंटेरियन के बच्चे हैं, हम टीचर जो टेक्नोक्रेट इस लेवल पे बैठे हुए हमारे बच्चे, दे मस्ट गो इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। और मैंने कहा जी, मैं आपसे गारंटी करता हूं कि विद इन 1 ईयर अगर वो स्ट्रीमलाइन ना हो जाए जो मर्जी कहिए, तो उस पे सबने अप्रिशिएट तो बड़ा किया, तालियां भी बजी, लेकिन कहा गया शायद नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, लीगली ठीक नहीं है, ये तो पर्सनल राइट है कि आप जो मर्जी करें। फिर पर्सनल राइट देखें या अपना सिस्टम इंप्रूव करना देखें, या फिर ना, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे बच्चे तो उधर पढ़े तो मुझे क्यों फिक्र होगी कि ये स्कूल सिस्टम क्या हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े के दूसरे किसी बड़े के बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, तो आप आज, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि इस तरह कर लिया जाए, देखें कैसे सिस्टम ठीक होता है। हाँ, अपने अस्पतालों में इलाज कराएं तो अस्पताल सही होंगे, अपने स्कूलों में पढ़ाएं तो अपना स्कूल सही होंगे, यही हमने हमेशा सुना है। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, क्या डिसीजन मेकर उनके लिए अगर बाइंडिंग कर देना, देखें ठीक हो जाएंगे सारा कुछ। डॉक्टर मुख्तार, आपको क्या लगता है कि वैसे, क्योंकि आपने खुद भी फरमाया 18th अमेंडमेंट के बाद हम सुन रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंसेस के हैं जिसमें एजुकेशन भी आता है, एजुकेशन को अगर पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक एक 1 पॉइंट एजेंडा पे एक साथ लेकर चला जाए, एक ही तरह का सिस्टम बनाया जाए, सब उसी को ही फॉलो करें, सब एक ही जैसा फील करें, आपको लगता है उसकी सक्सेस हो सकती है, या अलग अलग सूबा अपना अपना तरीका अपनाता है वो ज़्यादा बेहतर है? देखें, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक क्वालिटी, बेसिक आउटकम एक होना चाहिए। एक मुल्क की बात कर रहे हैं हम, और मैं ये भी मैं समझता हूँ, शायद मुझसे लोग डिसएग्री करेंगे और मुझे थोड़ा सा बुरा भला भी कहेंगे कि जो हमने इतने बोर्ड बना दिए हैं, एक बोर्ड काफी होना चाहिए जो एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम ले ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर हम कैम्ब्रिज के बोर्ड्स एग्री करके पूरा पाकिस्तान एक एग्जाम ओ लेवल ए लेवल का देता है, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं इस वक्त जो इस सिस्टम के अंदर हैं, वो सारे इस पे कंफर्टेबल हैं। व्हाई कांट वी डू दिस? दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। दूसरा जो आपने कहा कि मैं तो आजकल एक और कोशिश कर रहा हूँ हमारे यहाँ, क्योंकि एक चीज और रीजन भी है, मैं आपको बताऊं कि आपने लीडर्स की बात की, हमारे जो मिसट्रस्ट हमारी सोसाइटी में, मीडिया बैठ के रोज कह रहे हो पाकिस्तान गया, ये गया, दैट इज येट अनदर रीजन कि हमारा यूथ भागने के चक्कर में होता है कि निकलो यहाँ से किसी तरह, भले ए लेवल बी लेवल की फीसें दो, आपको डायरेक्ट जल्दी एग्जिट मिल जाएगा, बेचारे एफएससी एफएससी को शायद दाखिला ना इतनी जल्दी मिले। तो ये भी एक रीजन है। तो वो भी लीडरशिप से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान की भलाई अच्छी चीजें भी बताएं, मीडिया से भी गुजारिश है, और होप दें इस यूथ को, अपनी सोसाइटी को, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो उसके लिए काम करें। और बिल्कुल वाई नॉट वन सिस्टम। मैं एक आखिरी चीज आपसे डॉक्टर मुख्तार कहना चाहती हूँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और मीडिया को भी जरूर अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छी खबरें देनी चाहिए, लेकिन आज ही हमें ये खबर, और कल भी हमें खबर पता चली कि जब मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं तो इम्तिहान शुरू होने से चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पे पर्चा आउट हो गया। ये कल भी हुआ, ये आज भी हो गया। अब ये मजबूर है हम खबर देने के लिए। कभी किसी ने सोचा है कि वही पाकिस्तानी वो एग्जाम वो लेवल का यहाँ भी ले रहे होते हैं, वो पेपर आउट नहीं होता? सही बात, क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही। तो ये देख लेना क्या वजह है कि हम ही लोग एक किसी बाहर वाले का एग्जाम यहाँ लेते हैं, उसको इतना पैसा भी देते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी जो फॉरेन इतना एक्सचेंज भी बाहर जाता है, ठीक है वो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हमारा अपना सिस्टम क्यों नहीं ठीक होता? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, और अपने आप से सवाल करना है, ये गिलास में देख के अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। व्हाई इट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान? सजा ठीक होती नहीं हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वक्त सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। और जब कैम्ब्रिज के पेपर्स होते हैं तो एक तो माहौल बहुत अच्छा बनाया जाता है। मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रही हूँ कि हमारा बच्चा वो क्यों नहीं करा, क्योंकि सिर्फ 0.1 मिलियन बच्चे हैं, यानी 1 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान में तो कितने करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने इम्तहानात देने। मैट्रिक के पेपर्स में किस तरीके से बेचारे रुल रहे हैं बच्चे भी, माँ बाप भी। कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम वो लेते हैं, 5 स्टार होटल में आपको बिठाते हैं, आप एसी में पेपर देते हैं,
आपकी इतनी सख्ती होती है कि आप यूं मुड़ के किसी को देख नहीं सकते, किसी को इशारा नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से कोई चीज़ नहीं मांग सकते, सीट्स के बीच में बहुत गैप होता है, और भी उसका पूरा एक सिस्टम होता है। इस बार तो ये भी आया था कि आप कोई गैजेट आपके पास नहीं होगा, फ़ोन आपके पास नहीं होगा, घड़ी भी आपने नहीं पहनी होगी। ये सिस्टम है जो वो वजह करते हैं और इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। फिर सिस्टमेटिकली बच्चे अंदर जाते हैं, सिस्टमेटिकली बच्चे बाहर आते हैं। ये सारी चीज़ें वही पाकिस्तान के एक हिस्से में हो रही होती हैं और वहीं पड़ोस में वो वाले काम हो रहे हैं जहाँ पर्चा आउट हो रहा है, जहाँ दीगर और मसाइल हो रहे हैं। तो हम जो वो काम कर सकते हैं, हमारे लिए डूएबल है कि हम ये काम भी करें, लेकिन उसमें हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और विल होनी चाहिए। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो हम सबका एक बहुत बड़ा कलेक्टिव मसला है वो है मोबाइल फ़ोन। मसला उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घरेलू ज़िंदगी जो है ना हमारी मोबाइल फ़ोन से बहुत मुतासर हुई है, जबकि मोबाइल फ़ोन का बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, ज़ाहिर है बहुत सी आसानियाँ भी पैदा की हैं, लेकिन जो हमारी आपसी कांटेक्ट वाली बात थी ना, प्रेजेंस वाली बात थी, आज हम फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, कहीं भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो हम खाने पे गए हैं, चाहे हम किसी के घर पे हैं, चाहे हम अपने ही घर पे हैं, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन की वजह से हम कंप्लीटली वहाँ हाजिर नहीं हैं, हम हैं कहीं और इस मोबाइल फ़ोन की वजह से सेहत के भी मसाइल हैं, दीगर और भी मसाइल हैं। अब मोबाइल फ़ोन से अपने आप को कैसे डिटैच करें? कुछ टाइम तो ऐसा है ना जब आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत होती है, या कैसे आप अपने आप को ट्यून करें, कैसे आप अपने जहन को सुकून दें, ये सारी आज के हमारे सवालात हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। एक बहुत ही नामवर शख्सियत, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हर मौजू पर बयान फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज़ आई नहीं वैसे। जी वालेकुम जी जी अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, मैं अपना सवाल कर ही चुकी हूँ कि हमें ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मोबाइल रिलेटेड ज़रूरियात हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम अपने आप को इससे डिटैच कर सकें, ज़िंदगी में जो ज़िंदगी के उसूल हैं उस पर रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकें और इतना ज़्यादा उसके अंडर प्रेशर ना आ जाए मोबाइल के। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दुनिया में हर शख्स को ये पता है कि वो सेहतमंद होना चाहिए जी और उसका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेट नहीं निकला होना चाहिए और उसका स्टेमिना बेहतर होना चाहिए, जी ये सबको पता है। लेकिन सिर्फ वो लोग ऐसा कर पाते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, टाइम के ऊपर सोते हैं। बाकी लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं और अपनी तोंद को सहलाते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आप जिस महफिल में भी जाइए, लोग आजकल यही बात करते हैं। और चूंकि मैं इस मौजू पर बात करता रहता हूं, तो मैं किसी शादी के फंक्शन में या वैसे भी किसी के यहाँ जाऊं तो सब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि मोबाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। तो मैं कहा मिसाल दीजिए। मसलन उसने कहा जी मेरा 5 साल का बच्चा है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपके बच्चे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो कहते क्या मतलब, 5 साल का बच्चा है वो तो। मैंने कहा अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई, तो 50,000 रुपए का मोबाइल फोन उसने कहां से लिया हाँ है। से लिया वो सही। कहते वो तो हमने खुद लेके दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। तो देखिए इज्तमाई, ये बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। ये इंसानी तारीख, स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त इजाद है, लेकिन ये दो कामों के लिए बहुत ही मारकातुल आरा इजाद है। नंबर 1 कम्युनिकेशन। देखिए ना कि अब मेरी बहन रहती है डबलिन में, तो मैं जब जी चाहूं उससे वीडियो कॉल कर सकता हूं, ऑडियो कॉल कर सकता हूं। बिल्कुल। कहां पे हम खत लिखा करते थे जो 15 दिन में पहुंचता था और आता था। नंबर तो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जबरदस्त एक जरिया है। और दूसरा है इंफॉर्मेशन। मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी भी क्लिनिक में बैठा हूं अपने। फर्ज करें एक पेशेंट को मैंने दवा लिखी और वो पता लगा कि खातून प्रेग्नेंट है, तो मैं इमीडिएटली चेक कर सकता हूं कि क्या प्रेगनेंसी में ये दवा सेफ है कि नहीं है। राइट। इसी तरह कोई भी मालूमात मुझे लेनी है तो मैं बहुत आराम से ले सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि इसके साथ पैसा इन्वॉल्व हो गया सोशल मीडिया की वजह से, इसलिए इसका इन दो इस्तेमालों की बजाय एक और इस्तेमाल हो गया। जी ये बिल्कुल ऐसे है कि दुनिया की दवाइयों में से सबसे जबरदस्त दवाई जो है ना, वो जी मॉर्फिन है। जी क्योंकि ये शदीद दर्द में इतना आराम दे देती है और कैंसर के मरीज को पेन फ्री कर देती है, ठीक है। हार्ट अटैक के मरीज का दर्द हटा देती है। लेकिन जब इसको गलत इस्तेमाल किया गया तो मॉर्फिन की वजह से फिर हेरोइन बन गई और उसके बाद क्या क्या नशे बन गए। तो मैम आपके जवाब का मुख्तसर नुसरत यही है कि अगर तो हम अपने आप को जाती तौर पर, इंफरादी तौर पर डिसिप्लिन कर लें
और इसको सिर्फ 2 कामों के लिए इस्तेमाल करें, एक इंफॉर्मेशन और एक कम्युनिकेशन। और तीसरा यह है कि अपने घर में कोई डिसिप्लिन करें। मसलन मैं और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर का सरबराह हूं, जी आपकी भी घर के अंदर सीनियर हैसियत होगी, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े भी होंगे। तो घर में एक कानून बना दीजिए कि जब हम घर में जाएं तो घर के अंदर एंट्रेंस पर एक छोटी सी बास्केट लगी हो और तमाम ये रूल हो जिस पे लिखा हो, जैसे लिखा होता है ना, मेहरबानी करके जूते यहां उतारिए, तो वहां लिखा हो कि भाई अपना मोबाइल यहां रख दीजिए, और आप भी, आपके जो बड़े और हैं वो भी सारे मोबाइल अपना रख दें, और दोस्त बता दें कि भाई पीटीसीएल जब मेरा मोबाइल बंद हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो लैंडलाइन पर हमसे बात कर लीजिए। बच्चे अगर घर में छोटे हैं तो उनका एक डिसिप्लिन मुकर्रर कर दीजिए, उन्हें कहिए कि भाई 8 बजे से 9 बजे तक आप इस पे वीडियो गेम खेल सकते हैं, 9 से तक ये। तो जब तक हम ये डिसिप्लिन नहीं कायम करेंगे, अलबत्ता कुछ मुल्कों ने, ये तो है इनफरादी कोशिश, कुछ मुल्कों ने इज्तिमाई कोशिश भी की है। मसलन अगर आप दुबई में जाएं तो आप व्हाट्सएप पर कॉल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसी तरीके से मुझे बुलाया गया था वहां रासुल खैमा यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पता लगा कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के जैमर्स लगे हुए हैं कि वहां फोन के ऊपर कोई चीज अपलोड डाउनलोड नहीं की जा सकती, और सिर्फ डेडिकेटेड एरिया है जहां रिसर्च वगैरह होती है, वहां वो एक्सेस है। तो टेक्नोलॉजी से ये किया जा सकता है। तो हुकूमत अगर सोचे जी डॉक्टर जावेद, लेकिन इसमें एक चीज, कुछ चीजें मेरे जहन में आ रही थी। जिस तरह आपने घर का रूल बताया, ये बड़ा अच्छा है, और जाहिर है हर कोई ये चाहेगा, और खातून खाना तो ज़रूर ही ये चाहेंगी कि हस्बैंड की जान मोबाइल फ़ोन से छूट जाए। लेकिन आजकल लोग, हाँ वाइस वर्सा भी, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया है कि ये दोनों फरीक जो हैं यही आपस में इसको सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि जी मेरे फ़ोन्स आने हैं, मेरा ये आना है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो देखना है, मैंने बस यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया। और ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पे जो देखती हूँ, ख़वातीन भी बिल्कुल यूज़ करती हैं, लेकिन मर्द हजरात की जो अटेंशन है ना वो अब बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है। अगर वो घर में भी मौजूद हैं तो उनके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो स्पोर्ट्स की खबरें देखें, चाहे वो कुछ एंटरटेनमेंट देखें, चाहे वो किसी से बात करें, लेकिन ज़्यादातर उनके पास मोबाइल है, या गेम्स खेलने वाले लोगों को तो मैं जानती भी हूँ करीब से। ये जो हमारी अटेंशन डेफिसिट है अपने घर वालों के लिए, इस पे अपने आप में क्या काम किया जा सकता है? रूल्स तो बनाए जाएं, उसमें आधे लोग फॉलो करते हैं घर में, आधे नहीं करते। जी देखिए, इस सिलसिले में मैं जो करता हूँ वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जरूरी हो सकता है वो हतमी ना हो। तो टू स्टार्ट विद आप ये कर सकते हैं कि वर्किंग डेज में 2 घंटे रोजाना अपने ऊपर ऐसी पाबंदी लगा लें कि मैंने मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से 12 बजे तक मोबाइल को बिल्कुल यूज नहीं करना, बंद कर देना है और ऑफ कर देना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं सारा दिन तो वैसे कुर्सी पे बैठा रहता हूं, लेकिन ये कि फजर की नमाज के बाद मुझे आधा घंटा वॉक करनी ही करनी है। तो इसी तरीके से ये थोड़ी सी रिट्रीट हमें करनी चाहिए। और दूसरा, इसको सीखने का एक और तरीका भी है कि हफ्ते में 1 दिन आप रख लीजिए, 7 डेज में 1 दिन आपका मोबाइल। अच्छा, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि जब आप शुरू में ये करेंगी तो ये बिल्कुल ऐसे होगा, जब आप पहले दिन जिम जाएं तो आपके सारे मसल लिफ्ट हुए होते हैं। तो ये चूंकि एडिक्शन है ना, एक्चुअली इट्स एन एडिक्शन। ये एग्जैक्ट वो तमाम एडिक्शन के उसूल जो कि हेरोइन या किसी शराब की एडिक्शन से मुतल्लिक हैं, वो ये स्क्रीन की एडिक्शन के साथ हैं। यानी हमारी केमिस्ट्री भी वैसी है, हमारी साइकोलॉजी भी एग्जैक्टली उसी तरह गवर्न होती है। लिहाजा जब आप पहले दिन इसको कहेंगी, फर्ज करेंगे फजर की नमाज के बाद मैं मोबाइल नहीं खोलूंगी, तो आप देखिएगा कि 2 घंटे के बाद आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। आपको ये लगेगा मुझे समथिंग इज मिसिंग, बार बार आपका हाथ उतर जाएगा। और यही वो टाइम है जिसमें आपको अपने आप को रेजिस्ट करना होगा। जैसे जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो उनको क्रेविंग होती है, तो उस वक्त आप कुछ और करें। मतलब आपका दिल चाह रहा है कुछ लेने को, तो आप कुछ ना करें, आप कहीं से कुछ सौंफ लेके मुंह में डाल लीजिए, कुछ च्युइंगम लेके डाल लीजिए, किससे बात करना शुरू कर दीजिए। तो हमें मीनिंगफुल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात नुसरत, एक बड़ी जरूरी है कि आप जो है ना, हम और आप बिल्कुल पत्थर की सिलें बनी हुई हैं। हमारे आइडियाज ना बहुत फिक्स हो जाते हैं जब हम 30-40 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं। इस वक्त ज्यादा मेहनत की जरूरत यह है कि जो हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें हैं ना, और जो बच्चे हैं हमारे घर के अंदर मौजूद, जिन्होंने 20 साल के बाद हमारी जगहों पर बैठे होना है, उन बच्चों पर मेहनत करके उनको मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। मैं बहुत ही हम्बली, बहुत आजिजी के साथ आपको ये बताता हूं कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में तो बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे अब ग्रैंड चिल्ड्रन दिए है। मेरी पोती है, अल्लाह उसको नजर बद से बचाए। हमने प्लान किया है कि उसको, अब उसकी उम्र 1 साल 4 महीने है और उसने स्क्रीन को नहीं देखा।
आप उसको अपनी घड़ी दिखाएंगी तो वो कहेगी ये क्या है और घड़ी को पकड़ेगी। आप उसको कुछ भी दिखाएंगी, वो आपकी अंगूठी को देखने की कोशिश करेगी या पेन को। आप उसको मोबाइल देंगी तो वो कहेगी नहीं, ऐसे इशारा करके नहीं। वो इसलिए कि उसके लिए उसको नो, जब वक्त आएगा तो हम उसको दिखाएंगे जरूर इंशाल्लाह, आखिर उसमें से करना है। तो ये तजुर्बा मैंने अपने घर में किया है। तो आपने ये कैसे किया है? मतलब उसके आप लोग उसके सामने मोबाइल यूज नहीं करते या आप लोगों ने? नहीं। अच्छा। उसके अब्बा अम्मी दोनों डॉक्टर हैं। जब उनको फोन की कॉल आती है तो फौरन दूसरे कमरे में जाके कॉल अटेंड करते हैं। और अगर फर्ज करें क्रिकेट मैच देखना हो, टीवी देखना हो, तो वो जब सो जाती है तो वो उस वक्त देखते हैं, अदरवाइज दूसरे कमरे में जाके देखते हैं। तो ये और ये शुरू में डिसिप्लिन करना बहुत आसान था, क्योंकि हमारे मगर बच्चे इसके लिए एक चीज जो आपकी तारीफ के साथ साथ ये जरूर है कि सब बड़े घर में एक पेज पे थे। ये जरूरी है, क्योंकि अगर माँ बाप कुछ करना चाहते हैं और सास ससुर या नाना नानी दादा दादी कोई भी या और बड़े घर में मौजूद हैं, ताया हैं और लोग हैं, वो नहीं करना चाहते तो देन इट्स अ फेलियर। अगर बड़े कुछ करना चाहते हैं और माँ बाप ही नहीं करना चाहते, देन अगेन इट्स अ फेलियर। तो हमें इस सब के लिए, चाहे हम अपने बच्चों के लिए अगर सोच रहे हैं, तो हम सबका सेम पेज पे होना लाजमी है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दादा बाबा भी सिगरेट पीते हैं, अब्बू भी सिगरेट पीते हैं, लेकिन बच्चे को कहते हैं कि अगर तुमने सिगरेट पीते मुझे नजर आ गए ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। राइट। तो हाँ, तो हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। और दूसरी बात है कि बड़ों को कैसे समझाया जाए, बड़ों को ना इसके खतरात से आगाह किया जाए। जैसे सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है ना कि इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, और साथ एक शख्स की तस्वीर बनी होती है जिसमें मुंह का कैंसर होता है या टांग कटी हुई होती है या दिल का उसने यूं पकड़ा हुआ होता है। तो इसी तरीके से जो मोबाइल है, इसके बारे में हमारे घर के अंदर एक वैल्यू सिस्टम, एक नॉर्म हो, जिस तरह घर के को पता है सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, अगर कोई पीता है तो वो बुरा काम करता है। इसी तरीके से मोबाइल के यूज को डिसिप्लिन करना, और ये मैंने अपने जाती तजुर्बे से बता रहा हूं कि जो मेरे बच्चे हैं उनको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर कम से कम मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अभी तक मैं कायल हो गया हूं इस बात के ऊपर कि ये डूएबल है, ये डूएबल है अगर हमें प्रायोरिटीज पता हो और हमें पता हो कि हमने बच्चों को बचाना है। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब के ग्रैंड पेरेंट्स की मौजूदगी में अगर वो ये समझते हैं तो ये डूएबल है, क्योंकि माँ बाप, आपने वो वक्त गुजारा है और आपको ये अंदाज़ा भी होगा कि जब हमारे अपने बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में भी तगोदो में लगे रहते हैं जो उनसे वाबस्ता होती हैं, और हम उस तरह का काम उन पर नहीं कर पाते जो हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे कर पाते हैं। बहुत सी गलतियां हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़ें। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैं तो कहूँगी कि ख़ास तौर पे आप ये बात बताइए कि उनका जो असर है ना, उनकी जो बात है और उनकी जो प्रेजेंस है, उससे वो चेंज क्रिएट होता है जो माँ बाप से भी नहीं क्रिएट हो रहा होता। जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये कि सब बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल हों, ये एक बात है। तो लिहाजा वालिदैन की जिम्मेदारी तो अपनी जगह पर बरकरार रहती है, क्योंकि आप देखिए स्कूल हो, कॉलेज हो, एकेडमी हो, ये पार्ट टाइम टीचिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन फुल टाइम ग्रूमिंग की जो इंडस्ट्री और ग्रूमिंग का जो इंस्टीट्यूशन है वो पेरेंट्स ही हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रायोरिटी कि अपने लिए जिंदगी में एक प्रायोरिटी सेट करें। और दूसरा इसका तरीका क्या है, हमारे पास मीनिंगफुल एक्टिविटीज घर के अंदर होनी चाहिए। मसलन ये है, देखिए पुराने जमाने में गेम होती थी कि आप सोचते थे कि नुसरत आप एक शख्स को सोचिए और मैं आपको पूछता हूं, तो आप अपने ज़हन में सोच लेते कि मिर्जा गालिब को, इसको कसौटी कहते थे, और मैं कहता था अच्छा ये बताइए वो शख्स जिंदा है या वगैरह वगैरह सवाल पूछते थे। अच्छा, हमारे घरों में इस तरह की मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को दोबारा रिवाज देना पड़ता। अच्छा, घर में जो है कम से कम हफ्ते में एक दिन मुकर्रर हो जिसमें सब बच्चे बैठकर कसौटी खेलें। अच्छा, घर में एक दिन मुकर्रर हो जिसमें सारे बैठ के कैरम खेलें। घर में एक दिन मुकर्रर हो जिसमें सारे बैठ के पौधों को पानी दें। घर में एक दिन ऐसा हो कि सारे लोग अपने अपनी मर्जी की डिश बनाएं। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं, अगर आप 1-1.5 साल की बच्ची के लिए झाड़ू देना एक लवेबल फन एक्टिविटी बना देंगे तो उस बच्ची को झाड़ू देने में बहुत मजा आएगा। आप खुद देखिए कि एयर कंडीशन कमरे में बच्चा बैठा पढ़ रहा है और वहां अचानक छुट्टी की घंटी बजती है दोपहर में, तो बच्चा एकदम भाग के गर्मी में मट्टी में फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। अच्छा, हालांकि अंदर कमरे में कंफर्टेबल बैठा था, इसलिए कि बच्चे के लिए पढ़ाई लवेबल एक्सपीरियंस नहीं था और फुटबॉल गर्मी में खेलना लवेबल एक्सपीरियंस। तो जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अब खुद मुख्तार हों, आप बर्तन धोने को लवेबल एक्टिविटी बना दीजिए, आप घर की सफाई करने को लवेबल एक्टिविटी, आप कुकिंग को लवेबल एक्टिविटी, तो बच्चे ऐसा करने लग जाएंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल आपका, बहुत खूबसूरत तरीके से ज़ाहिर है वही हक़ाइक़ जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं तो पर्दा उनमें से मज़ीद हट जाता है, छट जाता है और हमें समझ में आ जाती है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आजकल स्ट्रेस एंजाइटी की डॉक्टर साहब ने बात की। ज़ाहिर है इन्होंने आपको एक उस तरीके से बताया जो काम आपने अपने ऊपर करना है, लेकिन वो काम जब आप अपने ऊपर कर रहे हो तो उसमें एक्सरसाइज, योगा और ये वाली प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ मौजूद है। अगर हम इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो कैसे डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, बैड थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, इससे दूर हो सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे और वो योगा की प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे भी आफ्टर द ब्रेक।